नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इनोवेटर्स अड्डा पर। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज क्लिनिकल ट्रायल। अब इस टॉपिक को मैं बता दूं कि आजकल आप न्यूज़ में सुन रहे होंगे कि ये दवा जो है कोविड-19 की, ये वैक्सीन फेज 3 ट्रायल में, फेज 2 ट्रायल में है। कब तक वैक्सीन आएगी, तो उन सारे सवालों का जवाब जो है हम इसमें ढूंढेंगे। दवाओं की डिस्कवरी कैसे की जाती है, ये क्लिनिकल ट्रायल होता क्या एग्जैक्टली है, किसके अंडर में होता है, किसकी गाइडलाइन फॉलो की जाती है और एग्जैक्टली क्या होता है, आईएनडीए फाइलिंग क्या होती है, ये सारी चीजें, ड्रग डिस्कवरी प्रोसेस क्या होती है, फेजेज इसके क्या क्या होते हैं, कुछ वर्ड्स हैं, मेटा एनालिसिस, कोहॉर्ट, ब्लाइंडिंग, रिपर्पजिंग, प्लेसिबो, ये सब आप सुनते हो किसके टाइम पे, क्लिनिकल ट्रायल जब आप पढ़ते हो। तो अब पूछोगे कि सर इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि एक आम नागरिक के नाते भी आपको जानना चाहिए। जब आप ये प्रोसेस पूरी जानोगे तब समझ पाओगे, जो सवाल आप पूछते हैं ना कि कब वैक्सीन आएगी, कब वैक्सीन आएगी, इस चीज को आप समझ पाओगे। उसके अलावा ये टॉपिक आपके ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां से तो क्वेश्चन आता ही आता है, क्लिनिकल ट्रायल के इन फेजेस से आता ही आता है। जो एमबीबीएस के बच्चे, जो नर्सिंग के बच्चे हैं, वो भी इसको पढ़ते हैं, फार्मेसी के बच्चे तो पढ़ते ही पढ़ते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं क्लिनिकल ट्रायल। ठीक है, ये जो क्लिनिकल ट्रायल है क्यों मैंने चुना, क्योंकि ये आजकल न्यूज़ में है बहुत ज़्यादा कि ये दवा क्लिनिकल ट्रायल फेज 2 में है, ये फेज 3 में है। तो क्या है ये फेजेस, इसको जरा हम जानते हैं। ठीक है, एक कॉमन नागरिक के नाते। तो इस चीज़ को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये जो ड्रग डिस्कवरी प्रोसेस है इसको समझना पड़ेगा। इस चीज को समझने के लिए ड्रग डिस्कवरी प्रोसेस को हमको समझना पड़ेगा कि दवाओं की खोज आखिर क्यों की जाती है। ठीक है, चलिए तो इस चीज को समझते हैं, ड्रग डिस्कवरी कैसे होती है। देखिए, सबसे पहले किसी चीज की दवा खोज करने के लिए उसके टारगेट को आइडेंटिफाई किया जाता है। टारगेट का मतलब रिसेप्टर, RECEPTOR। आप कहोगे सर ये क्या है, यानी कि जैसे कोरोना वैक्सीन है तो इसकी कैसे डेवलप किया गया, इसको पहले कोविड जो कोरोना वायरस था उसका स्ट्रक्चर देखा गया कि क्राउन लाइक स्ट्रक्चर, उसके क्या क्या सरफेस हैं, फिर उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से टारगेट को आइडेंटिफाई किया। अब उस टारगेट के हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, दवा को, वैक्सीन को डेवलप कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें टारगेट आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद जब टारगेट आइडेंटिफाई आप कर लोगे तो आपका नेक्स्ट काम होगा कि अब दवाओं के सिंथेसिस की जाए, दवाओं को सिंथेसाइज करोगे। अब तो केमिस्ट्री वाले बंदे, मेडिसिन केमिस्ट्री वाले बंदे उसको सिंथेसाइज करेंगे, तो उसमें कई हजार मॉलिक्यूल सिंथेसाइज हो जाएंगे। लेकिन हमारे मतलब का कौन सा है, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें कोई एक्टिविटी हो, जिसमें हमारा कोई काम बनता हो जिससे। ठीक है, कोई भी मॉलिक्यूल जिसमें एक्टिविटी शो कर रही हो, चाहे कोई भी हो, एंटीवायरल एक्टिविटी हो, चाहे एंटी ट्यूबरकुलर, कोई भी एक्टिविटी हो, अगर एक्टिविटी शो कर रहा है तो उसी प्रोसेस को बोलते हैं लीड आइडेंटिफिकेशन या ऑप्टिमाइजेशन। यानी कि उस मॉलिक्यूल को पता लगाना है जिसमें कोई एक्टिविटी हो हमारे काम लायक, उसको बोल देंगे लीड आइडेंटिफिकेशन, लीड कंपाउंड जो काम का हो, और बाकी फालतू लोगों को क्या करोगे, रिजेक्ट कर दोगे। उसके बाद उसको ऑप्टिमाइज करना है, यानी कि अब मान लो जैसे कि एक मॉलिक्यूल जिसमें कई एचआईवी की भी एक्टिविटी, ट्यूबरकुलर, हमें कौन सी चाहिए, एंटी एचआईवी चाहिए, एंटीवायरल चाहिए, तो हम उसी हिसाब से अपना चेक कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद दवा कहां जाती है, प्री क्लिनिकल फेज। प्री क्लिनिकल आप बड़ा सुन रहे होंगे आजकल कि सर प्री क्लिनिकल फेज क्या है। प्री क्लिनिकल का मतलब होता है कि एनिमल टेस्टिंग, यानी क्लिनिकल से पहले। तो क्लिनिकल टेस्टिंग कहां होती है, आदमियों में होती है, ह्यूमन बींग्स में होती है। लेकिन प्री क्लिनिकल टेस्टिंग कहां होती है, जानवरों में होती है, एनिमल्स में होती है। यानी कि डायरेक्टली कोई भी दवा की टेस्टिंग ह्यूमंस में नहीं होती है, उससे पहले जानवरों में होती है। इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि जानवरों की जान की कोई कीमत नहीं होती, नहीं, क्योंकि इंसान के कंपैरिजन में इनको जो है, इनके ऊपर स्टडी हम करते हैं, लेकिन इथिकल वे में। ऐसा नहीं कि उनको मार दिया, काट दिया किसी तरीके से, नो, यू कैन नॉट डू दैट। तो जूरिस्प्रूडेंस में आप पढ़ते होगे एक्ट, एक एक्ट पढ़ते हो आप। ठीक है, वो एक्ट के हिसाब से यहां पे चलो प्री क्लिनिकल स्टडी हमने जानवरों में किया। अब प्री क्लिनिकल स्टडीज के डेटा में सामने आया कि नहीं, ये दवा जो है जानवरों में सेफ है, बिल्कुल हम दे सकते हैं। तो अब क्या होगा कि प्रोसीड करना होगा हमें क्लिनिकल ट्रायल के लिए, यानी आदमियों में, ह्यूमन बीइंग की टेस्टिंग में करना होगा। ठीक है, तो उसके बीच हमें एक प्रोसेस से गुजरना होता है, उसको बोलते हैं IND फाइलिंग। तो पूरी दुनिया में जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड एजेंसी है जहां से हमें अप्रूवल लेना होता है दैट इज FDA, US FDA उसको बोलते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स फूड्स ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, US FDA। तो हमें US FDA के यहां IND फाइलिंग करनी पड़ेगी।
इसको शॉर्ट में लोग एफडीए भी बोलते हैं, फूड्स एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ आईएनडी फाइलिंग करोगे और उस फाइल में पूरा एक चिट्टा पूरा बनेगा, फॉर्मेट बनेगा, जिसमें आप लिखोगे कि हमने ये स्टडी किया, इतने जानवरों पे किया, इतने डोज में किया, दिस ऑल इंफॉर्मेशन विल बी देयर, ये सारी इंफॉर्मेशन। और वो बेसिस उस इंफॉर्मेशन को आईएनडी जब फाइलिंग आप करोगे, एक फॉर्म भर के भेजोगे किसको, यूएसएफडीए को, तो वो चेक करेंगे कि डेटा सही है कि नहीं है, देन दे विल गिव द अप्रूवल फॉर द क्लिनिकल ट्रायल। यानी बेस्ड ऑन द डेटा ऑफ प्री क्लिनिकल स्टडीज एंड यू हैव अप्लाइड थ्रू द आईएनडी फाइलिंग। इसको क्या बोलते हैं, इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन, आईएनडी फाइलिंग। कहां करोगे, यूएसएफडीए में। ठीक, उसके बाद ये क्लिनिकल ट्रायल की अनुमति देंगे, दे आर गोइंग टू गिव यू दी परमिशन। लेकिन अब सवाल उठता है कि ये क्लिनिकल ट्रायल कैसे करना है। तो क्लिनिकल ट्रायल जितने भी होते हैं, यहां पर मैंने एक लाइन लिखा हुआ है, ऑल क्लिनिकल ट्रायल्स मस्ट बी कंडक्टेड ओनली आफ्टर द स्क्रूटनी एंड अप्रूवल बाय इंडिपेंडेंट एथिक्स कमेटी। यानी कि तभी क्लिनिकल ट्रायल कंडक्ट किया जा सकता है जब यूएसएफडीए आपको अप्रूवल देगा। उसके अलावा तब कंडक्ट किया जा सकता है जब स्क्रूटनी हो जाए, उसकी छटनी हो जाए, अप्रूवल हो जाए बाय द इंडिपेंडेंट इथिक्स कमेटी। हर देश में एक इंडिपेंडेंट इथिक्स कमेटी बनी होती है। जैसे हमारे इंडिया में कौन है, आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, आईसीएमआर, यही क्लिनिकल ट्रायल को देखती है। तो जितनी भी वैक्सीन वगैरह आ रही है, जितनी भी थेरेपी हो रही है, आईसीएमआर रेगुलेट कर रहा है कि हाँ ये थेरेपी सेफ है कि नहीं है, प्लाज्मा थेरेपी सेफ है नहीं है, ये सारी चीजें। ठीक है, और ये आईसीएमआर किसके बेसिस पे काम करेगा, जीसीपी, गुड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस। ये क्या है, गाइडलाइन है। कौन जारी करता है, आईसीएच। तो आईसीएच एक संस्था है, आईसीएच गाइडलाइन भी जारी करती है, स्टेबिलिटी की भी गाइडलाइन जारी करती है और गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस भी जारी करती है। इसी को मद्देनजर रखते हुए जो इंडिपेंडेंट इथिक्स कमेटी होती है हर देश में, इंडिया में जैसे आईसीएमआर है, वो अप्रूवल देती है कि अब आप इस वैक्सीन का, इस ड्रग का क्लिनिकल ट्रायल कीजिए। तो ये आपको समझ में आएगा क्लिनिकल ट्रायल कब करना है। तो यहां पे देखो लिखा हुआ आईसीएच और इंडिया में आईसीएमआर। ठीक है, ये सारी चीजें, आपको घबराना नहीं है, ये आपके नोट के लिए है। तो आप जो है बिल्कुल इसको घबराइए मत, देख के आराम से पढ़िए इसको। ठीक है, आपके लिए नोट्स हैं ये सारे। फिर उसके बाद क्लिनिकल ट्रायल होगा और क्लिनिकल ट्रायल में कई फेजेस होते हैं, फेज 0, 1, 2, 3। ये जो फेज 4 है ना, ये बाद में होता है पार्ट किसका, क्लिनिकल ट्रायल का, लेकिन ये बाद में किया जाता है। इसको बोलते हैं पोस्ट मार्केटिंग सर्विलांस। यानी कोई चीज मार्केट में आ गई है, फिर भी उसके ऊपर नजर बनाए हुए हो कि कोई साइड इफेक्ट तो नहीं कॉज कर रही है फॉर्मुलेशन। ठीक है, तो फेज 0, 1, 2, 3 होगा। फिर उसके बाद दवा क्या होगी, मार्केट में आ जाएगी। ऐसे थोड़ी ना मार्केट में आ जाएगी, उसके लिए फिर आपको एनडीए फाइलिंग करनी पड़ेगी, मार्केट परमिशन लेने के लिए। किसको, वहीं फिर भागे भागे आप यूएसएफडीए को जाओगे कि सर मैंने एनडीए फाइलिंग कर दी है। अब ये एनडीए फाइलिंग किसके बेसिस पे डेटा होगा, क्लिनिकल ट्रायल। आप दिखाओगे कि इतने पर्सन में हुआ, इतने सेंटर पे हुआ, सेफ है, इफिकेसी है, इतना डोज है। ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन विल बी रिटन इन दैट फॉर्मेट व्हाट एवर यू आर गोइंग टू अप्लाई फॉर दी एनडीए फाइलिंग। इसको बोलेंगे न्यू ड्रग एप्लीकेशन, एनडीए फाइलिंग। कहां करोगे, यूएसएफडीए को। किस बेसिस पे, डेटा पे, क्लिनिकल ट्रायल। कौन से, कौन, 0, 1, 2, 3 के बेसिस पे। फिर ये भाई साहब क्या करेंगे, दे विल गिव यू परमिशन फॉर दी मार्केटिंग। अब आप मार्केट में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हो। तो जो आज आप सुन रहे होगे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री या जितने भी नेता लोग, जितने भी वर्ल्ड में बातें हो रही हैं, वो कह रहे हैं कि हमारी वैक्सीन फेज 3 में है। इट मीन्स कि क्लिनिकल ट्रायल के फेज 3 में है। अब फेज 3 क्या है, यहां पे हम पढ़ेंगे एग्जैक्टली क्या है। ठीक है, उसके बाद यानी कि बस मार्केट में आने वाली है। फेज 3 हो जाएगा, फिर एनडीए फाइलिंग करोगे, फिर मार्केट में आने वाली है। यानी वैक्सीन बहुत करीब है मार्केट में आने के। ठीक है, उसके बाद जो फेज 4 होता है वो आपको करना पड़ता है, किसका, क्लिनिकल ट्रायल का ही। पोस्ट मार्केटिंग से ऐसा नहीं कि मार्केट में दवा आ गई तब उसका कोई माई बाप नहीं है, कोई भी ढूंढने वाला नहीं है। नो, गवर्नमेंट इज गोइंग टू कीप द स्ट्रिक्ट वॉच। ठीक है, जो रेगुलेटरी एजेंसी है, दे आर गोइंग टू कीप द स्ट्रिक्ट वॉच आफ्टर कमिंग इनसाइड द मार्केट ऑफ दैट पर्टिकुलर फॉर्मुलेशन। जैसे इंसुलिन है या कोई भी वैक्सीन आ गई, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं कर रही, किसी पेशेंट को प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, तो उसको रिपोर्ट किया जाता है। तो उसको एडीआर मॉनिटरिंग बोलते हैं, एडीआर मॉनिटरिंग। यही पूरी ब्रांच होती है फार्मेको विजिलेंस, फार्मेको विजिलेंस। ठीक है, तो ये फार्मेको विजिलेंस स्ट्रीम में जो जॉब करते हो, आप क्या करते हो, एडीआर मॉनिटरिंग, एडवर्स ड्रग रिएक्शन को रिपोर्ट करते हो, मॉनिटर करते हो और एक सॉफ्टवेयर में भरते हो उसको।
तो वो सॉफ्टवेयर के थ्रू ही फिर इंफॉर्मेशन कहां जाती है, कंपनी के पास जाती है, जो कंपनी का क्लिनिकल डिपार्टमेंट होता है उसके पास जाती है, फिर वो उसमें रेक्टिफाई करते हैं। चलो इसको इस तरीके से समझो, जैसे मान लो आपने मार्केट में मर्सिडीज लॉन्च कर दी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पता लगा कि कुछ मर्सिडीज की कुछ पर्टिकुलर सेट जो है, कुछ उसमें मर्सिडीज के हीट जो है, इंजन बहुत ज्यादा हीटअप हो रहा है, तो उसकी शिकायत क्या होगी, यानी मार्केट में आ चुकी है मर्सिडीज, अब उसको कौन रेगुलेट कर रहा है, उसका पोस्ट मार्केटिंग सर्विलांस हो रहा है। तो अब क्या करेगी, जो मर्सिडीज कंपनी अपने रेपुटेशन बचाने के लिए उसको वापस से विड्रॉ करवा लेगी, मंगवा लेगी उसको। तो ये कैसे पता लगता है, ये पता लगता है उस पर मेंशन बैच नंबर। तो आपको बहुत सारी जानकारी आज के लेक्चर में मिलने वाली है। बैच नंबर, तो हर गाड़ी का बैच नंबर होता है, बैच नंबर 100। तो देखते होगा आप दवाओं पे भी बैच नंबर होता है, अगर कोई फॉर्मुलेशन मेरे पास होगी तो मैं आपको दिखाता अगर होती यहां पे। तो चलिए बैच नंबर होता है, ठीक है, अभी यहां पे फॉर्मुलेशन नहीं तो आपको दिखाता। बैच नंबर उसमें पड़ा होता है, उस बैच नंबर से ट्रैक किया जाता है कि इस बैच नंबर की मेडिसिन में गड़बड़ है, इस बैच नंबर के जो है इसको ट्रैक करो और मार्केट से विड्रॉ कर लो, ठीक है। ये चीजें आपने समझ गए, तो ये पूरा ड्रग डिस्कवरी है। तो अब सवाल उठता है कि सर ये जो क्लिनिकल ट्रायल है वो किसका पार्ट है, इट्स अ पार्ट ऑफ ड्रग डिस्कवरी, ड्रग डिस्कवरी का ही तो पार्ट है। इसीलिए तो मैंने आपको समझाया कि दवाओं की खोज कैसे होती है, ठीक है। ये पूरा समझ में आएगा आइडिया, तब आपको समझ में आएगा। चलिए अब हम क्या करते हैं कि क्लिनिकल ट्रायल के बारे में पढ़ते हैं। अब कहोगे साहब ये क्लिनिकल ट्रायल मेंशन कहां है, ये मेंशन है आपके शेड्यूल वाई ऑफ D&C एक्ट। ये सब नोट्स हैं, सब जीपैट नाइपर के पॉइंट्स हैं, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो इससे पहले मैंने शेड्यूल की वीडियो आपको बनाई है, जिन लोगों ने नहीं देखा उसको जाके देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ड्रग इंस्पेक्टर के लिए। तो शेड्यूल वाई किसका, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का कहता है कि जितने भी क्लिनिकल ट्रायल होंगे इंडिया में वो शेड्यूल वाई के तहत होंगे क्लिनिकल ट्रायल, ठीक है। और कैसे होंगे ये पॉइंट मैंने बता दिया कि अप्रूवल किसका लेना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट इथिक्स कमेटी, और इंडिया में कौन है इसका, ICMR। किसका गाइडलाइन फॉलो करेगा, GCP, गुड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस, ठीक है, किसके द्वारा दिया होता है, ICH, ठीक है। चलो ये तो समझ गए, अब ज्यादा हम टाइम नहीं लेते हैं, अब हम पढ़ते हैं कि इसके फेजेस क्या हैं। आप सुन रहे होगे कि फेज 1 में दवा है, फेज 2 में है, फेज 3 में, फेज 4 में है। तो आप ये समझ पा रहे हो, ये जो ड्रग डिस्कवरी है ना, एक दिन की नहीं है, ये 1 साल से 15-15 साल लग जाते हैं, 10-10 साल लग जाते हैं। आज थोड़ा कम लग गए हैं, आज देखो 1 साल के अंदर वैक्सीन हम लाने के कगार में हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। बहुत सारी चीजें टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी, जिसको हमने टाइम को कम कर दिया है। आज हम लोग 3D विजुअलाइजेशन यूज कर रहे हैं, ठीक, डॉकिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, रिसेप्टर को 3D स्ट्रक्चर बना के उस पर फिट करके देखते हैं हम इसको, हम लोग, ठीक है, डॉकिंग सिस्टम हम फॉलो कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग फेजेज ये पढ़ते हैं। आज का जो हमारा मेन लेक्चर वो है फेजेज का ही है, तो उम्मीद है आपको समझ में आएगा। अब यहां पे आप देखिए, इस चीज को पढ़ने के लिए कुछ टर्म्स इंपॉर्टेंट है। यहां पे लिखा हुआ मेटा एनालिसिस, कोहॉर्ट स्टडी, ब्लाइंडिंग स्टडी, रिपर्पजिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स, प्लेसिबो। ये सारे टर्म अगर नहीं समझोगे तो आपको ये पूरा कुछ नहीं समझ में आने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले एक एक करके वर्ड्स को समझते हैं कि ये क्या क्या वर्ड है। ये मेटा एनालिसिस, मेटा एनालिसिस यानी कई सारे डेटा का एनालिसिस कर रहे हो, मतलब कई सारे डेटा हैं, उस डेटा को आप एनालाइज करके अपना खुद का एक डेटा बना रहे हो, एक कंक्लूजन पे आप जा रहे हो। वो कैसे होगा आपका, रैंडमाइज क्लिनिकल ट्रायल अगर हुआ है किसी भी दवा का, कई लोगों ने किया है, जैसे मान लो इंसुलिन है, उसका रैंडमाइज क्लिनिकल ट्रायल कई कंपनीज ने किया है, तो सारे कंपनीज का डेटा आप उठाओगे और उसको कंपेयर करोगे, उसी को बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मेटा एनालिसिस। सो यू आर जस्ट गोइंग टू टेक द रैंडमाइज्ड क्लिनिकल ट्रायल डेटा ऑफ सेम ड्रग ऑफ डिफरेंट कंपनी और डिफरेंट ग्रुप दैट हैज जस्ट टेकन, यू आर जस्ट गोइंग टू कंपेयर, तो उसको बोलते हैं मेटा एनालिसिस, ठीक। उसके बाद दूसरा जो टर्म है कोहॉर्ट स्टडी। कोहॉर्ट स्टडी आपकी बेसिकली इट्स अ ऑब्जर्वेशनल स्टडी, एक ऑब्जर्वेशनल स्टडी होती है जिसमें कि ऐसे लोगों को रखा जाता है जिनके सेम फीचर्स हो, यानी कि एक ग्रुप ऑफ स्टडी है, जैसे किसी को मान लो सांवले लोग हैं तो सांवले लोगों की पूरी स्टडी रख दी गई, कोई ब्लाइंड लोग हैं तो ब्लाइंड लोगों को पूरा एक साथ रख दिया गया, यानी कि ऐसी ऑब्जर्वेशनल स्टडी होगी, ग्रुप की स्टडी होगी जिसमें सेम फीचर्स वाले बंदों को एक साथ रखा जाएगा, दैट इज कोहॉर्ट, ठीक है। ये कोहॉर्ट लिखा हुआ ना, ये कोहॉर्ट मतलब एक साथ रखा जाएगा, किसको, सेम फीचर्स वाले बंदे को, ठीक है। अब ये आप सुन रहे हो साहब ये ब्लाइंडिंग स्टडी क्या है, व्हाट इज ब्लाइंडिंग स्टडी, ब्लाइंड में क्या मार के आंख फोड़ के अंधा कर दिया जाता, नो, आंख अंधा नहीं किया जाता, ब्लाइंडिंग स्टडी। देखो अब देखो, जब भी ये क्लिनिकल ट्रायल इन्वॉल्व होता है ना, तो उसमें कुछ डॉक्टर्स की टीम इन्वॉल्व होती है, कुछ आपके सब्जेक्ट्स, यानी कि कुछ जैसे मैं पेशेंट हूं, अगर मैं किसी क्लिनिकल ट्रायल के लिए जा रहा हूं
उसका कैंडिडेट बनने, उसका सब्जेक्ट बनने जा रहा हूं, तो 2 रेफरेंस विल बी देयर। एक सब्जेक्ट होगा, एक इन्वेस्टिगेटर होगा, यानी एक डॉक्टर की टीम होगी जो मेरे ऊपर इंजेक्शन लगाएगी, चेक करेगी क्या प्रभाव पड़ रहा है, स्टडी करेगी, और मैं कैसे ट्रीट करूंगा, एज ए सब्जेक्ट। तो इतना आसान थोड़ी ना यार, कोई भी जान नहीं दवा आएगी, कोई जान दे देगा, नहीं। लेकिन जज्बात देखो अपने देश में, इस उसके लिए लोग कितना आमने सामने आते हैं, कितने लोग सामने आए कि सर मेरे में इंजेक्शन लगाइए, मुझे कोविड-19 वैक्सीन मुझे देखना है, ताकि भला हो सके लोगों का। ठीक है, तो ब्लाइंडिंग स्टडी, ब्लाइंडिंग स्टडी उसे कहते हैं जब हम क्या करते हैं, कंसीलमेंट ऑफ नेचर ऑफ ड्रग। कहोगे सर बड़ा टिपिकल है, लेकिन यार भाई ये लैंग्वेज तो याद आपको रखनी पड़ेगी ना, क्योंकि एग्जाम में लिखना है। तो कंसीलमेंट ऑफ नेचर ऑफ ड्रग, यानी कि जो नेचर ऑफ ड्रग है उसको छिपाना, कंसील करना है, बताना नहीं है, डिस्क्लोज नहीं करना, ओपन नहीं करना है। तो अगर इसी में एक सिंगल ब्लाइंडिंग होती है, डबल ब्लाइंडिंग। सिंगल ब्लाइंडिंग का मतलब मैं एज ए सब्जेक्ट, मुझे पता नहीं है, डॉक्टर आया कोई भी इंजेक्शन लगा दिया, मुझे पता नहीं कि कौन सी थेरेपी दी जा रही है, दैट इज कॉल्ड एज सिंगल ब्लाइंडेड स्टडी। और अगर ऐसी थेरेपी जिसमें तीसरा बंदा है, डॉक्टर को भी नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता कि डॉक्टर क्या दे रहा है, मुझे बस डॉक्टर को बोल दिया कि इसको इंजेक्शन लगा देना, ऑब्जर्वेशन करना इसका। तो व्हेन इन्वेस्टिगेटर एंड सब्जेक्ट बोथ आर नॉट अवेयर अबाउट द थेरेपी, मींस जब सब्जेक्ट और इन्वेस्टिगेटर दोनों को पता नहीं हो, कंसील्ड नहीं किया गया हो, तब क्या बोलेंगे उसको, डबल ब्लाइंडेड स्टडी। यानी कि सिंगल ब्लाइंडेड स्टडी इज व्हाट, जब सब्जेक्ट को ना पता हो कि उसके ऊपर कौन सा ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, और जब सब्जेक्ट और इन्वेस्टिगेटर बोथ दोनों को नहीं पता हो तो उसे बोलेंगे डबल ब्लाइंडेड स्टडी। उम्मीद है कि आपको ये टर्म समझ में आया होगा। अब एक आप टर्म देख रहे हो, रीपर्पजिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स। आप कहोगे साहब ये क्या होता है, देखो ये तो पूरा आपका मेथड है, इसको तो करने में आपको कम से कम 10-15 साल लग जाता था, लेकिन आज देखो टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस हो गई कि हम बहुत जल्दी वैक्सीन खोजने के कगार पे, जस्ट बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। और बहुत कितने हजारों करोड़ों रुपए लगते हैं, कितने हजार करोड़ रुपए इसमें इन्वेस्ट हो जाते हैं, कितना समय लगता है। ठीक है, तो अगर हम ये पाथवे फॉलो करने लगे तो आप अपने दिमाग से सोचिए कि कितने साल लग जाएंगे कोरोना की वैक्सीन आने में। तो हमने क्या टेक्निक अपनाया, हमने कहा कि साहब हम रीपर्पजिंग कर देते हैं। रीपर्पजिंग मतलब दोबारा से किसी चीज का पर्पज चेक कर लेते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, आप बड़ा सुन रहे होगे कि क्लोरोक्विन, सर हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जो थी वो इसमें काम कर रही थी कोविड में। इवन अमेरिका के राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप साहब, वो भारत को धमकी भी दे दी कि भिजवा दो जल्दी, नहीं तो ठीक नहीं होगा। तो आप इस चीज को समझो, रीपर्पजिंग यानी कि रीपर्पजिंग क्या होता है कि ऑलरेडी कोई दवा किसी थेरेपी के लिए है और उसको एक्सपैंड किया जाए, उसको ट्रायल किया जाए, हिट एंड ट्रायल किया जाए, पता लगे कि ये कोविड-19 में भी काम कर रही है, तो उसी को बोलते हैं रीपर्पजिंग। जैसे बेस्ट एग्जांपल आपने न्यूज में देखा होगा, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। सो इट्स एन एंटी मलेरियल ड्रग, लेकिन इसका यूज कहां अभी यूज हो रहा था, कहां पे, कोविड के पेशेंट में यूज हो रहा है, यानी कि इसको रीपर्पजिंग किया गया। ऑलरेडी कोई मॉलिक्यूल है जिसमें एक्टिविटी है, उसका और इफेक्ट हमने ढूंढ लिया, उसका और प्रभाव ढूंढ लिया, दैट इज कॉल्ड एज रीपर्पजिंग। आप कहोगे साहब ये जो 15 साल लग रहा था, इतना तो बहुत पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा। पैसा तो छोड़ दो, टाइम बहुत लगेगा। सो रीपर्पजिंग का फायदा क्या है, दिस इज द शॉर्टेस्ट वे टू डिस्कवर एनी मेडिसिन। किसी भी दवा को बहुत जल्दी मार्केट में लाना है तो हमें रीपर्पजिंग करना पड़ेगा। तो यानी कि अगर कोविड-19 की वैक्सीन हमें बनानी है तो रीपर्पजिंग हमें मॉलिक्यूल की करनी पड़ेगी, थेरेपी। तो आप देख रहे हो कि बहुत सारे ड्रग्स हैं, एजिथ्रोमाइसिन है उसको ट्राई किया गया, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है उसको ट्राई किया गया कि वो कोविड-19 में काम करे। ठीक है, उसके बाद प्लाज्मा थेरेपी आपने देखा, कोएलेसेंट थेरेपी आपने देखा, जिसको प्लाज्मा थेरेपी यानी कि जो पेशेंट रिकवर हो गया उसका प्लाज्मा दूसरे फिर पेशेंट को दिया जाता है, क्योंकि प्लाज्मा में एंटीबॉडी है, और जैसे उस बंदे के अंदर एंटीबॉडी डालोगे वो बिल्कुल एंटीजन से रिएक्शन करेगी जो वायरस है, और बिल्कुल ठीक हो जाएगा पेशेंट वो। ठीक है, इवन जो हेल्थ मिनिस्टर थे दिल्ली के डॉक्टर सत्येंद्र जैन, उनको भी शायद नहीं, प्लाज्मा थेरेपी उनको दिया गया था और वो बहुत जल्दी रिकवर हो गए थे। तो प्लाज्मा थेरेपी भी काफी कारगर था। अब हम सुनते हैं प्लेसिबो के बारे में कि ये प्लेसिबो इफेक्ट क्या होता है। ये मैंने सीखा अपनी मदर से। मेरी मदर के साथ क्या इशू होता था कि देखो उनको पेन, जैसे मान लो उनको प्रॉब्लम है कार्डियक की प्रॉब्लम, उनको चेस्ट पेन हो रहा है, लेकिन कभी कभी दिमाग में साइकोलॉजिकली हमारे फिट हो जाता है कि अगर दवा नहीं रहेगी तो हम मर जाएंगे। तो वो हम अपने पास हमेशा दवा रखते थे, चाहे उन्हें पेन हो चाहे ना हो, लेकिन दवा हमेशा डर रहता था कि कहीं मैं मर ना जाऊं, कहीं मेरी जान ना निकल जाए, तो हमेशा डर के मारे दवा अपने आसपास रखती थी वो। तो अक्सर उनमें मैंने एक चीज देखा कि उनको नहीं भी पेन कभी कभी होता था ना, तो उनको पेन ऐसा महसूस होता था, साइकोलॉजिकली उनको महसूस होता था, यानी कि वास्तव में पेन नहीं हो रहा लेकिन उन्हें महसूस होता था।
तो अगर अगर हम ऐसी दवा उनको उनके सामने, अब देखो उनके ऊपर इफेक्ट क्या पड़ रहा है, उनको इफेक्ट पड़ रहा है कि चलो दवा मेरे पास है, अगर कोई दिक्कत होगी दवा मेरा जान बचा लेगी। तो कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं, देखे गए हैं, जिनमें ड्रग नहीं दी जाती, खाली एक्सिपिएंट दे दिया जाएगा। जैसे मान लो मुझे प्रॉब्लम हुई, एक हिस्टीरिया प्रॉब्लम होती फीमेल्स में, हिस्टीरिया, आप इसके बारे में पढ़ना। तो उस प्रॉब्लम में क्या होता है, फीमेल्स को ऐसा महसूस होता है, तो उसमें डिस्टिल्ड वाटर उसको इंजेक्ट कर दिया जाता है। उसको लगता है कि मेरे को दवा दिया गया, अब मैं ठीक हो जाऊंगी, लेकिन वो दवा नहीं होती, डिस्टिल्ड वाटर होती है, हिस्टीरिया उसको प्रॉब्लम बोलते हैं। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं प्लेसिबो इफेक्ट, यानी कि दवा में मेन एक्टिव कंपोनेंट नहीं होगा, केवल एक्सिपिएंट होगा, लेकिन पेशेंट को लगेगा कि मैंने दवा खा लिया, अब मैं ठीक हो जाऊंगा, बिल्कुल रिकवर हो जाऊंगा। दैट इज प्लेसिबो इफेक्ट। चलो अब हम मेन रोल पढ़ते हैं क्लिनिकल ट्रायल के फेजेस कौन कौन से हैं। तो आप देख पा रहे होगे यहां पे मैंने आपको आइडिया दे दिया था, फेज 0, फेज 1, 2, 3 के बाद मार्केट में आ जाएगी कैसे, एनडीए फाइलिंग करने के बाद फेज 4 और फेज 4। तो ये फेज 0, 1, 2, 3, 4, इन सब फेजेस के बारे में पढ़ते हैं। इन सब सारे फेजेस की कुछ खास विशेषताएं होती हैं। तो देखो फेज 0, आप कहोगे साहब फेज 0, अरे यार खेलने से पहले वार्म अप करते हो कि नहीं, किसी भी चीज को खेलने से पहले वार्म अप करते हो कि नहीं, तो उसी तरीके से ये वार्म अप है, समझ लो फेज। अब कोई पेशेंट है, आपने देख लिया कि हाँ जानवर में टेस्ट सब कुछ है, क्या आप डायरेक्टली उसको ह्यूमन बीइंग में फिर भी देने की हिमाकत करते हो, नहीं। तो आप सोचते हो यार इसको क्या करते हैं ना, थोड़ा सा इसका माइक्रो डोजिंग कर देते हैं, मतलब कड़ा कम डोज देते थे। यहां से डिसाइड हो गया कि कितना डोज देना, किस फॉर्मुलेशन में देना है, क्या करना, वो सूटिक्स वाले बंदे ने डिसाइड कर दिया कि किस फॉर्मुलेशन में देना है टैबलेट। तो ये जो क्लिनिकल ट्रायल करोगे तो एक डोजेस फॉर्म ही तो बनाओगे ना उस दवा का, या तो टैबलेट बनाओगे, कैप्सूल बनाओगे, इंजेक्टेबल बनाओगे, तो कौन बनाएगा, सूटिक्स वाले बंदे का काम आता है, तभी जाके फॉर्मुलेशन बनेगी। सूटिक्स का इंपॉर्टेंस समझो, कोलोजी का इंपॉर्टेंस समझो। तो फेज 0 में हमने क्या सोचा कि साहब ऐसा करते हैं कि इसको जब मान लो जैसे इससे समझ में आया कि डोज हमें 100 mg देना है, लेकिन हम 100 mg ना, ये डोज कहां से हमें आइडिया लगा, प्री क्लिनिकल टेस्टिंग जो जानवरों में किया, तो वहां से हमें सेफ्टी थोड़ा सा पता लग गया कि कितना डोज देना ठीक रहेगा आदमियों में। तो हमने क्या किया, अभी भी हमें डर है, तो हमने क्या किया, 100 mg डाले कि हमने 20 mg दे दिया, माइक्रो डोजिंग स्टडी की। और इसमें जनरली 1/100th ऑफ डोज दिया जाता है, यानी कि जितनी डोज है, अगर मान लो 100 mg डोज है तो 1 mg खाली दिया जाएगा, कोशिश किया जाएगा कि 1/100th पार्ट ऑफ डोज दिया जाए। इससे क्या होगा, जो चांसेस फैटेलिटी के होंगे, मरने के चांसेस होंगे, कोई रिएक्शन के होंगे, वो कम हो जाएंगे, हमको पता लग जाएगा यहीं पहले ही, और कॉस्ट भी कम हो जाएगी, टाइम ऑफ ड्रग डिस्कवरी भी कम हो जाएगा। तो फेज 0 का मकसद क्या है कि माइक्रो डोजिंग स्टडी की जाती है ताकि फैटेलिटी को कम किया जा सके, ताकि कॉस्ट को कम किया जा सके, ताकि ड्रग डिस्कवरी के टाइम को कम किया जा सके। तो मेन मकसद इसका यही होता है। और डोज कितनी जाती है जनरली, 1/100th पार्ट ऑफ नॉर्मल डोज। और वो डोज कहां समझ में आती है हमें, एनिमल स्टडी से। और डोज समझ में आ गई तो उसका फॉर्मुलेशन क्या बनेगा, कौन बनाएगा, सूटिक्स वाला बंदा बनाएगा। चलो ठीक है। अब फेज 1 यहां पे आप देख रहे हो लिखा होगा हेल्दी एडल्ट्स में, ज्यादातर हेल्दी एडल्ट्स में ही किया जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि पेशेंट में नहीं किया जाता, पेशेंट में भी किया जाता है, लेकिन मोस्टली हेल्दी पेशेंट्स आर टेकन। ठीक है, अब इसमें देखो ये लिखा हुआ हर फेज का मकसद होता है। तो इसमें लिखा हुआ ह्यूमन फार्माकोलॉजी एंड सेफ्टी। कहोगे सर ये क्या है, मतलब देखो सिंपल बात है, फेज 1 आपने कर लिया, आपको पता लग गया कि कितना डोज सेफ है, आपने डर डर के जो है 20 mg दे दिया, 1 mg दे के चेक कर लिया। अब हमें क्या करना है, इससे हमें इस फेज से पता लगाना है कि मैक्सिमम डोज कितना टॉलरेट कर सकता है बंदा। तो मैक्सिमम डोज पता लगाने के लिए पहले कम डोज दोगे, फिर थोड़ा सा बढ़ा के दोगे, फिर थोड़ा सा बढ़ा के दोगे, मींस यू आर गोइंग टू इंक्रीज द डोज। तो इसमें क्या किया जाता है, डोज की टॉलरेबिलिटी चेक किया जाता है कि कितना डोज एक बंदा टॉलरेट कर सकता है। तो ये कैसे पता लगेगा, कम डोज फिर ज्यादा ऐसे। तो मैक्सिमम टॉलरेबल डोज आप देखते हो, तो जब टॉलरेबल डोज दोगे तो उससे पता लगेगा इसकी फार्माकोलॉजी क्या है, इसकी सेफ्टी क्या है, कितने mg तक दवा सेफ है। ठीक है, और ये आपकी ओपन लेवल होती है। यहां पे देखो एक मैंने लिखा था ना ब्लाइंडिंग, एक होता है ओपन लेवल। ओपन लेवल स्टडी बोलते हैं जिसमें ब्लाइंडिंग नहीं की जाती है, सबको पता होता है कि ये थेरेपी हम देने वाले कोविड-19 की वैक्सीन हमारे में, उसको बोलते हैं ओपन लेवल। तो दैट स्टडी इज ओपन लेवल। और ज्यादातर कितने पेशेंट में, अब शुरुआती में है भाई, रिस्क रहता है तो कम पेशेंट लेते हैं, 20 से 80 पेशेंट लेते हैं। और इसमें क्या करते हैं, वाइटल फंक्शन को मॉनिटर करते हैं। दवा दे दिया, देखेंगे किडनी काम कर रही है कि नहीं, किडनी गड़बड़ा तो नहीं गई, दिमाग काम कर रहा है कि नहीं, दिमाग फिर तो नहीं गया ये सारी चीजें। तो वाइटल ऑर्गन्स आपके लीवर, किडनी, स्टमक, ये सारी चीजें, हार्ट, ये सब मॉनिटर की जाती है। 20 से 80 पेशेंट में की जाती है, ओपन लेवल की जाती है।
पता होता है कि पेशेंट को क्या दिया गया है, ठीक है। मैक्सिमम टॉलरेबल डोज पता किया जाता है किसमें, फेज 2 में। चलो अब तो हमें डोज भी पता लग गई कितना है, अब हमारे अंदर का डर खत्म हो गया, अब लग रहा है कि नहीं कोई पेशेंट गड़बड़ाया नहीं, सही है। चलो अब हम थोड़ा सा और करते हैं। तो अब हम ये जो 20 से 80 कर रहे थे, अब हम 100 से 500, अब हमारी हिम्मत बढ़ गई, हमने कहा चलो 500 लोगों में देते हैं हमने। तो 100 से 500 लोग, अभी पहले हम ओपन कर रहे थे, अभी हम ब्लाइंडेड भी कर सकते हैं, ओपन भी कर सकते हैं। तो ब्लाइंडेड स्टडी क्या है, यही है जिसमें कि सब्जेक्ट और इन्वेस्टिगेटर दोनों को नहीं पता, और डबल ब्लाइंडेड, अगर सब्जेक्ट को नहीं पता है तो सिंगल ब्लाइंडेड स्टडी, ठीक है। अब उसके बाद ये मल्टी सेंटर होती है। अब इनका इतने पे काबू नहीं, इन्होंने कहा कि यार यहाँ पे जब सब कुछ सेफ है, एक जगह हमने दे रहे थे, तो अब करो मल्टी सेंटर में। मुंबई पे जैसे हो रही है, दिल्ली में हो रही है, एम्स में, पीजीआई चंडीगढ़ में हो रहा है, मल्टी सेंटर पे हो रहा है अब, ठीक है। तो ये यहाँ पे पेशेंट 20 से 80 हैं, यहाँ पे पेशेंट 100 से 500 हो गए। अब यहाँ पे ओपन लेवल, यहाँ पे ब्लाइंडेड या ओपन लेवल कोई से भी आप कर सकते हो। मल्टी सेंटर होती है, इसकी खास बात यही होती है, पेशेंट और बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको थेरापेटिक एक्सप्लोरेशन चेक करना और डोज रेंजिंग, यानी कि उसके थेरापेटिक एक्सप्लोरेशन करना है कि कितना तक टॉलरेट हो सकता है और रेंज कितना जाके फिट होगा इसका, मतलब मैक्सिमम डोज क्या हो सकता है, सबसे कम डोज क्या हो सकता है और सबसे मैक्सिमम डोज हम इस दवा की क्या दे सकते हैं। तो यहां से आइडिया लग गया, यहां पे हम कंफर्म कर देते हैं फेज 2 में, समझ गए। फेज 0 में माइक्रोडोजिंग स्टडी, फेज 1 में ह्यूमन फार्माकोलॉजी हमने चेक कर लिया, टॉलरेबल डोज चेक कर लिया, 20-80 पेशेंट में दे दिया, वाइटल फंक्शन को कर दिया। फेज 2 में हमने क्या कर दिया, अब एक्सप्लोर करोगे, क्योंकि टॉलरेबल डोज आपको पता लग गई है, तो अब डोज का रेंज पता लगाओगे कि डोज कितनी है, मिनिमम डोज कितनी है, मैक्सिमम कितनी। तो ये फेज 2 में। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो फेज 3 होता है। यहां तक तो आप चले आए, अभी आप सुन रहे हो कि ये वैक्सीन फेज 3 में है, दिस वैक्सीन इज इन द फेज 3। तो फेज 3 क्या कहता है, इसमें थेरापेटिक कंफर्मेशन होती है और कंपैरिजन होती है। क्या कंपैरिजन होता है, रैंडमाइज होता है ये, मतलब किसी को भी रैंडमली दे दिया जाएगा, ऐसा नहीं कि फिक्स इसी पेशेंट को दिया जाएगा। डबल ब्लाइंडेड स्टडी होती है। अब देखो ब्लाइंडेड यहां पे किया जा रहा है, डबल ब्लाइंडेड स्टडी, यानी कि कोई भी एरर के चांसेस ना हो, पेशेंट को भी पता ना हो, यानी कि प्लेसिबो इफेक्ट ना पाए कहीं साइकोलॉजिकली, डॉक्टर को भी कोई गड़बड़ी ना हो डॉक्टर से, तो डॉक्टर को भी नहीं बताया जाता, सब्जेक्ट को भी नहीं बताया जाता। व्हेन डॉक्टर एंड सब्जेक्ट बोथ आर अनअवेयर ऑफ द ट्रीटमेंट, दैट इज कॉल्ड एज डबल ब्लाइंडेड। अब हमने क्या किया, यहाँ पे मल्टी सेंटर किया, अब हमने 500 से 3000 पे बढ़ा दिया। तो आप सोच रहे हो कि ये 3-4 हजार पेशेंट पे हो रहा है जो फेज 3 ट्रायल है। जो रसिया ने वैक्सीन किया था तो वो फेज 3 ट्रायल ही तो किया था उसने, स्पुतनिक। तो यहां पे आपने क्या कर देना है, अब देख रहे हो कि ये नंबर्स 20 से 80 फेज 1 में था, अभी 100 से 500 हो गया, यहां पे 500 से 3000, यानी कि जैसे जैसे हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है कि डोज सेफ है, यहां पे डोज की टॉलरेबिलिटी आपने चेक किया, और डोज टॉलरेबिलिटी चेक करने से पहले आपने थोड़ा सा देख लिया कि क्या क्या माजरा है एग्जैक्टली ड्रग का, उसका बिहेवियर क्या, उसके बाद यहाँ डोज रेंज आपने डिसाइड कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आपने थेरापेटिक कंफर्मेशन कर दिया और कंपैरिजन की, हाँ ये दवा कोविड-19 वैक्सीन में काम कर रही है, टोटली इट इज वर्किंग, कंपेयर कर दिया आपने। तो यहाँ पे 20 से 80, फिर 100 से 500, यहाँ पे 500 से 3000। यहां पे ब्लाइंडेड ओपन स्टडी है, यहां पे ब्लाइंडेड हो सकती है, नहीं भी हो सकती, यहां पे फिक्स है डबल ब्लाइंडेड स्टडी है। यहां पे मल्टी सेंटर ये भी है, मल्टी सेंटर ये भी है, ये वाली मल्टी सेंटर नहीं है फेज 1 में, ठीक है। अब चलो, अब 3 आपने कर दिया, अब उसके बाद आपको क्या करना है, एनडीए फाइलिंग, जो यहां मैंने बताया था, ठीक है। एनडीए फाइलिंग आपने करना है, किसको, यूएसएफडीए को, फिर वो परमिशन देगा कि आप मार्केट, तो आपने एनडीए फाइलिंग करना है, फिर उसके बाद मार्केट में फॉर्मुलेशन आ जाएगी, अब वहां बिक रही है आराम से वैक्सीन, लोग यूज कर रहे हैं। उसके बाद जो है ऑब्जर्वेशन भी किया जाता है, ऐसा नहीं कि धड़ल्ले से कुछ भी खोल लिया जाएगा कि आप कुछ भी कर लो, नो, इस तरीके से नहीं। तो फेज 4 में मार्केट का विजिलेंस होगा, उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो एडीआर मॉनिटरिंग की जाती है, किसके, फार्माकोविजिलेंस के थ्रू। उसके बाद वो जो डेटा है कहां जाता है, वो डेटा क्लिनिकल डिपार्टमेंट में जाता है, फिर वो रेक्टिफाई करता है। तो दिस वॉज ओवरऑल अबाउट द क्लिनिकल ट्रायल। ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, एक फार्मेसी के बंदे के लिए, एक एमबीबीएस के स्टूडेंट के लिए भी, एक नर्सिंग के स्टूडेंट के लिए, एक आम नागरिक के लिए भी। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि एक वीडियो बनाने में कम से कम 3-4 घंटे लगते हैं। इस पूरे स्टडी को सिंपल वे में आप तक लाने के लिए, ये सारी चीज़ें तो नेट पर भी अवेलेबल, आप पढ़ सकते हो, लेकिन इसको सिंपल वे में लाना ही एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और मैंने बहुत आसान वे में समझाया ताकि सब लोग इसको समझ पाएं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए अपने दोस्तों में, ताकि, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, लोगों को अवेयर करो
आप फार्मासिस्ट हो, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? अवेयर द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, जानकारी ज़्यादातर लोगों तक पहुंचाओ। तो इस वीडियो को शेयर करो आप, क्योंकि काफ़ी मेहनत होती है मेरी। इसको आधे घंटे की वीडियो बनाने के लिए मुझे 1.5 घंटे 2 घंटे ढंग से पढ़ना होता है। मेरा पूरा एक्सपीरियंस इसमें काम आता है। उसके अलावा एडिटिंग करते, अपलोडिंग करते हो, तो कम से कम मेरी मेहनत का ध्यान रखते हुए इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि मैं भी एक एज ए फार्मासिस्ट हूँ। तो मैं भी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि लोगों को अवेयर करो। तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप भी अवेयर करिए और उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। कमेंट जरूर करिए इसमें, वीडियो में कोई दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम है, तो कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क। उम्मीद करता हूं कि आप जो है इस प्रॉमिस को बिल्कुल पूरा करेंगे, शेयर करेंगे ज्यादा से ज्यादा लोगों को। एज ए फार्मासिस्ट इट्स योर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए। चलिए, नमस्कार, अपना ध्यान रखिए, नमस्कार।